हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो अब सेकेंड लेक्चर की बारी, डेट इज ऑन द मसल्स। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मसल्स। तो यू हैव स्टडीज इन चैप्टर 8 दैट द सिलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप चैप्टर 8 में सिलिया एंड फ्लैजिला के सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ को पढ़ेंगे। बट अभी तक मैं उस चैप्टर को नहीं पढ़ाई हूँ। ठीक है, बाद में पढ़ाऊंगी। पहले आपको मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर दे रही हूँ आपका, तो उसके बाद में उस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना। ठीक है, जो फ्लैजिलर मूवमेंट है आपका, वो स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। जो आपका मसल है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसकी ओरिजिन क्या होती है, मेसोडर्म होती है। इस चीज को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, कि जो मसल है इसकी ओरिजिन क्या होती है, मेसोडर्म होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स। ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन के बॉडी के वेट का 40 to 50%, ठीक है, एक एडल्ट ह्यूमन के बॉडी के वेट का 40 to 50% मसल्स का होता है। ठीक है, उसमें 40 to 50% क्या होती है, मसल्स होती है। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ओके, क्या है कि इनकी बहुत सी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, extensibility and elasticity. Okay, muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance and nature of regulation of their activities. ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि मसल्स को डिफरेंट क्राइटेरिया पर क्लासिफाइड किया गया है। नेमली क्या है, लोकेशन एंड अपीयरेंस। ठीक है, लोकेशन एंड अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज के द्वारा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, लोकेशन के बेस पर 3 टाइप की मसल आइडेंटिफाई हुई है। ठीक है, पहली जो है वो क्या है, स्केलेटल मसल है। सेकंड क्या है, विसरल मसल्स। एंड थर्ड क्या है, कार्डियक मसल। ओके, तो सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटल मसल बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट के क्लोज एसोसिएटेड है। दे हैव ए स्ट्राइप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर इनमें स्ट्राइप्ड होती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्केलेटल मसल्स में क्या होती है, स्ट्राइप्ड होती है। इट मीन्स कि स्पॉट्स होता है, उसको हम लोग धारियां भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड इन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है, बट इनकी जो एक्टिविटीज का नर्वस सिस्टम द्वारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम द्वारा वॉलंटरी कंट्रोल होता है। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल्स टू। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। ये प्राइमरली लोकोमोटरी एक्शंस एंड बॉडी पोस्चर को चेंज करने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आपको। तो आगे देखते हैं, सेकेंड जो है वो है विसरल और मसल्स। ओके, आपका क्या है, विसरल मसल्स। तो विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन द इनर वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा। विसरल मसल्स जो है वो बॉडी के होलो विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एटसेट्रा की इनर वॉल में लोकेटेड है। ठीक है, दे डू नॉट एक्सिबिट एनी सिचुएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस। ठीक है, ये क्या होती है कि नॉन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ दिखती है। ठीक है, ये क्या करती है, नॉन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ दिखती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये नॉन स्ट्रेटेड एंड स्मूथ दिखती हैं एंड इन्हें स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, इनकी जो एक्टिविटीज है वो नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है, इसलिए ये इनवॉलंटरी मसल्स कही जाती है। ठीक है, इसलिए क्या कही जाती है, इनवॉलंटरी मसल्स कही जाती हैं। जो आपका स्केलेटल मसल था वो वॉलंटरी था, बट जो विसरल मसल्स ये आपका इनवॉलंटरी है। ठीक है,
याद रखिएगा आप इसको। द असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या करती हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा फूड एंड जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक है, ये क्या करती हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द्वारा फूड एंड जेनाइटल ट्रैक्ट द्वारा गैमेट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि कार्डियक मसल जो है वो हार्ट की मसल है। ठीक है, किसकी मसल है? वो हार्ट की मसल है। समझ में आ गया आपको। मेनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन ए ब्रांचिंग पैटर्न टू फॉर्म ए कार्डियक मसल। ठीक है, क्या होता है कि कई कार्डियक मसल सेल, ठीक है, कई कार्डियक मसल सेल कार्डियक मसल के फॉर्मेशन के लिए ब्रांचिंग पैटर्न में इकट्ठा होती हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक मसल्स आर स्ट्राइटेड। ठीक है, क्या होता है कि अपीयरेंस के बेस्ड पर, ठीक है, अपीयरेंस के बेस्ड पर कार्डियक मसल स्ट्राइटेड होती है। दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। ये इनवॉलंटरी नेचर की होती हैं बिकॉज नर्वस सिस्टम, ठीक है, बिकॉज नर्वस सिस्टम एंड इनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, बिकॉज नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटीज को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है। लेट अस एग्जामिन ए स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या फ्रेंड कि स्केलेटल मसल की, ठीक है, स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर एंड कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ईच ऑर्गेनिक स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ मसल बंडल्स आर फेसिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय ए कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। ठीक है, क्या होता है कि हमारे बॉडी में प्रत्येक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल कई मसल बंडल या फैसिकल्स की बनी होती है जो साथ मिलकर कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर से घिरे रहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फैसिया। ईच मसल बंडल कंटेन्स ए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। प्रत्येक मसल बंडल में कई मसल फाइबर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक मसल बंडल में कई मसल फाइबर होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा इंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि मसल फाइबर एक, जो प्रत्येक मसल है, ठीक है, जो आपका प्रत्येक मसल फाइबर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम सार्कोलेमा बोलते हैं। ठीक है, जो सार्कोप्लाज्म से इंक्लोजिंग है। मसल फाइबर इज सिंसिटियम। ठीक है, जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर इज सिंसिसियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई। ठीक है, जो मसल फाइबर एक सिंसिसियम है बिकॉज सार्कोप्लाज्म में कई न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? बहुत से न्यूक्लियाई होते हैं। द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर्स इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज मसल्स फाइबर के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। ठीक है, किसका स्टोर हाउस है? कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि मसल फाइबर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सार्कोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज्ड अनेक फिलामेंट की प्रेजेंस है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो ईच मायोफाइब्रिल्स हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन इट। ठीक है, प्रत्येक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मायोफाइब्रिल है, प्रत्येक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं। ठीक है, a detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin and myosin। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड कि मायोफाइब्रिल की डिटेल स्टडी ने यह स्टैब्लिश कर दिया है कि इनका स्ट्राइटेड अपीयरेंस दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेशल प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
कि मायोफाइब्रिल की डिटेल स्टडी ने एस्टेब्लिश कर दिया है कि इनका स्ट्राइटेड अपीयरेंस, ठीक है, जो धारीदार दिखाई देते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन के स्पेशल प्रोटीन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं कि द लाइट बैंड्स contain actin and is called I band or isotropic band, whereas the dark band called A or anisotropic band contains myosin। ओके, क्या होता है फ्रेंड कि लाइट बैंड में एक्टिन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। जो आपका लाइट बैंड है उसमें एक्टिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, या इसको हम लोग आइसोट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है। आई बैंड या आइसोट्रोपिक बोलते हैं, जबकि डार्क बैंड को ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, ठीक है। डार्क बैंड को ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, जिसमें मायोसिन होता है। क्या होता है उसमें, मायोसिन होता है। समझ में आ गया? तो आगे देखते हैं कि both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils। ओके, क्या होता है कि दोनों प्रोटीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर में पैरेलली, ठीक है, पैरेलली मायोफाइब्रिल्स के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के भी पैरेलल अरेंज होते हैं। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या होता है कि एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की कंपैरिजन में क्या होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है, एंड इन्हें रिस्पेक्टिवली थिन एंड थिक फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, थिन या थिक फिलामेंट कहते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन व्हिच बाइसेक्टेड, ठीक है। प्रत्येक आई बैंड के सेंटर में इसे बाइसेक्ट करने वाली एक इलास्टिक फाइबर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड लाइन। द थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन, ठीक है। क्या होता है कि थिन फिलामेंट जेड लाइन से फॉर्मली अटैच्ड होती है। द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड्स बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन, ठीक है। ए बैंड के थिक फिलामेंट्स ए बैंड के बिटवीन में एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन जिसे एम लाइन कहते हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आया? उसके द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो आगे देखते हैं कि The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils. The portion of the myofibrils between two successive Z lines is considered as the functional unit of contraction and it called is sarcomere, ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि मायोफाइब्रिल्स की लेंथ में ए एंड आई बैंड अल्टरनेटली अरेंज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। एंड दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच प्रेजेंट मायोफाइब्रिल्स का भाग एक कॉन्ट्रैक्शन फंक्शनल यूनिट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। तो इन ए रेस्टिंग स्टेट द edge of thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments leaving the central part of the thick filaments, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट के सिरे दोनों ओर के थिक फिलामेंट के बीच के साइड को छोड़कर फ्री एंड्स पर पार्शियली ओवरलैप होते हैं। थिन फिलामेंट्स के सिरे थिक फिलामेंट्स के सिरों के सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड, उसके सेंट्रल पार्ट में पाए जाते हैं। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड द जेड जोन, ठीक है। क्या होता है कि थिक फिलामेंट्स का सेंट्रल पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता वो क्या कहलाता है, एच जोन कहलाता है। तो ये जोन क्या है फ्रेंड कि थिक फिलामेंट का जो सेंट्रल है जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड जोन कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जेड जोन कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, फिगर है आपका, इसको देख लेते हैं, ठीक है। आपकी जेड लाइन दिख रही है, ठीक है, ए बैंड आई बैंड एच जोन। ये जोन मैंने बताया आपको कि क्या होता है, ये सार्कोमियर है। ये जोन मैंने आपको बताया कि जब थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जोन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।